अस्सलाम जी वालेकुम। फुरकान साहब, आगे नजर आ रही प्रेजेंटेशन आपको? सर मैं राहिल बात कर रही सर, मुझे तो आ रही है। जी, तो वो मैं देखता हूँ वो हमारे प्रेजेंटर कहाँ हैं। सर मैं प्रेजेंटर ही हूँ, राहिल बात कर रहा हूँ। जी राहिल और नहीं। मैं बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स। जी, शुरू कौन करेगा बस ये बता दीजिए। सर मैं शुरू करूंगा, राहिल नाम है मेरा। चलें, सर बिस्मिल्लाह कीजिए राहिल साहब, जब बाकी भी आ जाएंगे आपके वेट कर दोस्त। लें। सॉरी फॉर इंटरप्शन, फुरकान आ जाए। सॉरी। फुरकान, राहिल, आवाज। अमजद साहब भी नजर आए हैं मुझे। राज भाई आ गए। फुरकान स्टार्ट। फुरकान भाई आ गए। जी सर, परमिशन है। बिस्मिल्लाह करें जी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन है वो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेजेस, और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो अप्लाई होती है वो, उसके बारे में जो है हमारी प्रेजेंटेशन है। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स का इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे ग्रुप के 5 मेंबर्स हैं: अमजद, फवाद, फुरकान साहब, मैं और तहसीन साहब। मोस्टली हम 3 से 4 लोगों का ताल्लुक जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट से है, और फुरकान साहब का बेसिकली जो है वो कंप्लाइंस से है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी प्लीज। ठीक। तो हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो इंडस्ट्रियल एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को डिस्कस। ओके। जो जितनी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जनरेट होती है वो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है। और इस लिक्विड वेस्ट को जो है उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से करके उसको एनवायरमेंटल और जो इंटरनेशनल हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किसी भी पानी को आप जो है अपनी इंडस्ट्री से विड्रॉ करते हैं तो उस स्टैंडर्ड्स पे लाके कंप्लीट करना होता है। और ये जो है ये डायरेक्टली हमारी हेल्थ हेल्थ और आपकी जो मेमोरी बायोलॉजिकल जो लाइफ है उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। हेलो। जी सुन रहा हूँ मैं, बोलें। जी सर। ओके। अच्छा सर, इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एटीपी प्लांट होता है उसके जो है मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, और जिसमें हमने जो है वो 6 स्टेजेस यहाँ पे डिफाइन किए हैं: ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, क्रिटिकल ट्रीटमेंट, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी चलें, कंटिन्यू करें, आगे ओके नेक्स्ट जी, है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग आ जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट साइज के स्क्रीन्स वगैरह यूज करते हैं। इन स्क्रीन का इन स्क्रीन का पर्पस ये होता है कि जो भी हमारे टेक्सटाइल के वेस्ट के अंदर जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है आपकी ग्रेवल्स होती हैं, पैकिंग होती हैं, या मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या वुडन पीसेस वगैरह होते हैं, इस बार स्क्रीन का काम होता है इन चीज़ों को सेपरेट करना, ताकि ये फर्दर अगर हमारे प्रोसेस में जाती हैं तो हमारी पंपिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो स्टक ना हो और उसको जो है वो ख़राब ना करें। देन जो हमारा सेकंड प्रोसेस आता है वो इक्वलाइजेशन टैंक आता है। इक्वलाइजेशन टैंक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो भी टेक्सटाइल का वेस्ट आ रहा होता है वो एक जगह आके कलेक्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे जो है डिफरेंट नौयत का पानी आ रहा होता है, किसी की पीएच हाई होती है, पीएच लो होती है। तो हम उसको एक होमोजेनाइज फॉर्म में ले आते हैं और उसके अंदर डिफरेंट हम जो है वो भाई प्लीज बाकी जो लोग हैं अपने माइक बंद कर दें, प्रेजेंटर को प्रॉब्लम होती है इस चीज से। चलें, आप कंटिन्यू करें। सर ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है या माइक नहीं खुला हुआ नहीं, है। इसको बोल रहे हैं, आपस में बोल नहीं रहे सर, हैं। ये गनी का माइक खुला हुआ है, ये किसी और से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन करना हो तो अपना हैंड रेस करेगा ना उसके ऊपर। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करूं। ये करें, आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर।
ओके सर, मैं इक्वलाइजेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इक्वलाइजेशन जो होता है वो हमारे पास टैंक होता है जहाँ पे हम सारी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर जो होता है वो कलेक्ट करते हैं और उसको होमोजेनाइज करते हैं। अच्छा, उस होमोजेनाइज करने के लिए हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। बाज़ जगह हम उसको थ्रू ब्लोअर्स के जरिए भी उसको मिक्स कर रहे होते हैं, जिसमें हम पाइपिंग होती है, एयर के बबल्स दिए जाते हैं, या फिर जो है वो सरफेस एरिएटर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। और इसका जो होल्डिंग टाइम होता है, इट मीन्स ये होता है कि आप इसको 12 to 13 आवर्स जो है इसका रिटेंशन टाइम एक कहलाता है कि आप उस पानी को इतने घंटे तक उसको वहां पे रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, फिर हम अपने सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं जो केमिकल ट्रीटमेंट कहलाती है। केमिकल ट्रीटमेंट बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो भी हमारे पास हाईली पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, उसके अंदर जो दो तीन मेन फैक्टर्स होते हैं हमारे, सीओडी हो गई, पीओडी हो गई, पीएच हो गई, इस सेक्शन में आके हम ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जो है वो कोगुलेशन के अंदर डिफरेंट जो है केमिकल्स यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो ज्यादातर हम लोग मेटालिक सॉल्ट्स यूज करते हैं। कोगुलेशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो जितने भी उसके अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उसको एक जगह जो है वो जमा करके उसको हैवी फॉर्म में लाके वो उसको सेटल कर देता है। फिर हमारे पास फर्दर प्रोसेस आता है फ्लोकुलेशन का। फ्लोकुलेशन में हम कोई भी आयन एक्सचेंज पॉलीमर्स वगैरह यूज करते हैं, जो फर्दर जो हमारे पास कोगुलेंट ने उसको पोल्यूटेंट के पार्टिकल बनाए उसको फर्दर हैवी करके वो उसको मजीद सेटल डाउन कर देता है। ये हमारे पास सामने चार बीकर रखे हुए हैं। अगर आप जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू आप देखें तो लेफ्ट से जो सेकंड जो है वो बीकर हमारे पास, ये कोगुलेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ये फ्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं। थर्ड स्टेज पे अगर आप आ जाएं तो ये फ्लोकुलेशन का प्रोसेस है जिसमें मजीद हमने जो एक पॉलीमर ऐड किया है और जितने पार्टिकल्स थे उनको सबको जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में लाके उनको हैवी बना के हमने नीचे बॉटम की तरफ सेटल कर दिया और हमारा जो साफ पानी है वो ऊपर की तरफ आ गया। दिस इज कॉल्ड द फ्लोकुलेशन प्रोसेस। उसके बाद हम चलते हैं, एक और हमारे पास प्रोसेस होता है डिजोल्व इन फ्लोटेशन। ये क्या करता है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द वेस्ट वाटर उसको रिमूव करता है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, एयर और वाटर को दोनों को साथ जो है वो एयर के थ्रू हम पर्च करते हैं। इससे ये होता है कि बेसिकली हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं। जो वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं उनको हम जो है थ्रू स्क्रैपर हम उनको जो है सेपरेट कर लेते हैं और एक वो किसी चैम्बर में जाके हम कलेक्ट कर लेते हैं। वहां से उसको पंपिंग के थ्रू हम उसको आउट कर देते हैं। जी सर, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो रही है। अब मेरे नेक्स्ट मेंबर जो हैं वो इसको आगे प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाम बता दीजिए प्लीज अपना। फवाद। जी फवाद साहब, प्लीज कंटिन्यू। ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं वेस्ट वाटर वाटर रिलेटेड। सबसे पहले पीएच है। पीएच हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर में भी एक तो, प्लस हमारे जो है वेस्ट वाटर में बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि हमारे नॉर्मली भी अगर हम पानी जो ह्यूमन रिलेटेड यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी हमारे पास न्यूट्रल होनी चाहिए। ये हमें डिफाइन कर रहा होता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी के। आगे सीओडी है जो हमें प्रूव करता है ये चीज़ के, जब हम इसका टेस्ट करते हैं, ये 2 से ढाई घंटे का टेस्ट होता है। इसको टेस्ट करके हमें ये पता लगता है कि क्या किस हद तक पोल्यूटेंट हमारे आए हैं वाटर में। बीओडी भी नियरली सेम चीज़ है। उसमें भी हम यही चेक कर रहे होते हैं कि पोल्यूशन लोड क्या है। फवाद आपकी आवाज चली गई है। फवाद आपकी आवाज चली गई है। लिमिट डिफाइन है। टीएसएस में भी लिमिट डिफाइन है। ये सारी जो चीज़ें ऊपर की हैं ये सारी हमारी। नेक्स्ट स्लाइड। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हम्म, चलें देखते हैं अगली एक्सप्लेन। चलिए।
पहला जी बोले। फवाद बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर दिस इज फुरकान। आई थिंक कोई माइक में इशू हो रहा है, तो यहाँ से मैं टेक अप कर लेता हूँ। आप टेक ओवर कर लें। ठीक है। जी कह रहे सर, ये हमारा जो सेकंड ये स्टेज है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, या और ये स्लाइड में जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जो दो मेन स्टेप होते हैं, एक होता है एरेशन और एक सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये दो स्टेप्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लाजिम है। अच्छा, इसमें पहला जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है ऑक्सीजन, बेसिकली होता क्या है, टैंक्स होते हैं जिसमें एरेशन दी जाती है फ्रॉम बॉटम, और ऊपर से जो है वो वेस्ट वाटर टैंक के अंदर मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन या एरेशन से जो है वो पानी में मिक्सिंग भी हो रही होती है, और पानी के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रही होती है। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे बैक्टीरियाज जो है वो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको खा रहे होते हैं और पानी को जो है वो साफ कर रहे होते हैं। तो उनको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक प्रोसेस होता है। जहां हमने नीचे सेकंड लाइन में यहाँ मेंशन है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। और अच्छा, इस प्रोसेस में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो स्लज खा रहे, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं पानी में, वो उसको जो है वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक डाइजेस्ट होने के बाद एक और फॉर्म में जो है वो स्लज की फॉर्म में जो है वो पानी में जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। यानी कि जो पहले डिसॉल्व होते हैं उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम होने के बाद बैक्टीरिया खुद भी और उस वेस्ट मटेरियल को भी जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में जो है वो शक्ल दे देते हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं। तो ये जो स्लज होता है ये उस वक्त पानी के साथ जो है वो मिक्स हुआ होता है। अच्छा, जब पानी एरेशन टैंक में ये प्रोसेस होने के बाद पानी एक और टैंक में जाता है। सर, अगर आप एक स्लाइड नेक्स्ट का बटन दबाइएगा तो शायद ये यहाँ पे एक पिक्चर भी आ जाए। आ गई पिक्चर जनाब? जी बिल्कुल आ गई सर, पिक्चर बिल्कुल आ गई है। तो यहाँ पे ये देखें, पहली पिक्चर में जो है ये एरेशन टैंक यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, जिसमें आप ऊपर देखें तो फॉर्म पे वाइट वाइट सरफेस पे सॉरी जो है वो वाइट वाइट फॉर्म भी नजर आ रहा है। ये फॉर्म बेसिकली वो बबल्स होते हैं जो बिल्कुल बॉटम से आ रहे होते हैं। इन टैंक्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, अराउंड जो है वो 15 फीट 20 फीट तक भी इनकी हाइट होती है। तो बिल्कुल बेसमेंट से जो है वो एरेशन दी जाती है, फाइन बबल्स की सूरत में डिस्क लगी हुई होती हैं। ये जो है वो डिजोल्व भी करते हैं ऑक्सीजन विद इन अ टैंक, ताकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिल सके एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ से जो है वो हमारे पास मिक्स लिक्वर, यानी कि अब पानी और जो स्लज बन चुका है वो, ये दोनों जो है वो सेकेंडरी टैंक में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो सेडिमेंटेशन के अंदर अब जो मिक्स लिक्विड था जो कि सस्पेंडेड होता है। अब नीचे वाली अगर हम अपनी डायग्राम देखें तो उसमें ये सर्कुलर टैंक बना हुआ है। इस सर्कुलर टैंक के जो क्या कहते हैं इसके एजेस हैं टैंक के, इस पे एक लोहे की प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट बेसिकली एक तरीके से कहने नोकदार होती है। इससे क्या होता है कि ये जो टैंक सर्कुलर टैंक है, ये नीचे से जो है वो एक क्या कहते हैं क्यूबिकल फॉर्म में होता है, और ऊपर से जो है ये क्या कहते हैं प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जिनको वी नॉचेस कहते हैं। तो पानी इन प्लेट्स में से पास आउट हो जाता है और टैंक में जो है वो सेडिमेंट बन जाते हैं स्लज के। इसके अलावा अब यहाँ से जो है वो एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो स्लज है वो हमारा नीचे आ जाता है, यानी उसमें नीचे कंटेन हो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, क्योंकि उसकी जो नीचे से शेप होती है वो जरा होप टाइप की होती है, और वहां पे एक पंप लगा हुआ होता है। इस स्लज के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एक अच्छी खासी तादाद के अंदर, जिन्होंने वो प्रोसेस परफॉर्म किया होता है डिग्रेडेशन का पॉल्यूटेंट्स की। तो यहाँ से जो स्लज है ना, हम उसको जो है वो वापस भी जो है क्या कहते हैं वापस पंप के थ्रू एरिएशन टैंक में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि एरिएशन टैंक में कभी ये होता है कि हमारे पास पॉल्यूशन लोड ज्यादा होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो कम हो जाते हैं। तो हम यहाँ से इस क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक से जो है वो स्लज भेजते हैं एरिएशन टैंक में, ताकि वहां पे फूड टू मास रेशो हमारा जो है वो बैलेंस हो सके। तो ये हमारी थी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सर नेक्स्ट स्लाइड जी। अब हम बात कर रहे हैं टर्शरी ट्रीटमेंट की। टर्शरी ट्रीटमेंट में ये हमारा जब हमारे पास पानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पानी और उसमें अंदर पॉल्यूटेंट्स जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में रिमूव हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम जो है वो पानी को
बाहर कर दें, या हम जो है क्या कहते हैं उस पानी मतलब बाहर से मुराद डिस्चार्ज कर दें, एनवायरनमेंट में भेज दें, या फिर हम उस पानी को जो है वो रीयूज करें। अगर हम रीयूज करना चाहते हैं उस पानी को, तो हमें जो है वो उसी फॉर्म में रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी की क्वालिटी रीयूज के काबिल नहीं होती है। अलबत्ता जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक पूरी हो जाती है। तो पानी को रीयूज करने के लिए हमें जो है वो हमारे पास पहला स्टेप जो होता है, उस पानी को हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजारना होता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ मजीद सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाते हैं फिल्टर्स के थ्रू। उसके बाद पानी इस काबिल हो जाता है कि पानी को एक और प्लांट में, यानी आरओ प्लांट, सबको पता है आरओ प्लांट के हवाले से ऑलमोस्ट लोग अवेयर हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास 99% पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारी जो है वो आरओ प्लांट के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वाटर का, हम उसको जो है वो इजीली रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। आरओ प्लांट की भी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, बेस करती है कि उसके पीछे जो पानी हम उसको दे रहे हैं, उसका पानी के अंदर टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, जितने ज्यादा होंगे मेम्ब्रेन की स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक तो था ये टर्शरी ट्रीटमेंट जी। अब ये एक हमने स्लाइड इसमें ऐड की है बताने के लिए कि हमारे पास नॉर्मली, क्योंकि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इसमें एग्जांपल है, ये पैरामीटर्स हैं कुछ डिस्चार्ज के, कि सीओडी, बीओडी, टीएसएस, ऑयल ग्रीस, पीएच, टेम्परेचर, ये डिस्चार्ज के पैरामीटर हैं जो हमारे लोकल लॉ के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप सेकंड कॉलम में देखें जो इनकी लिमिट्स हैं, ये वो लिमिट्स हैं जो हमारे पास नॉर्मली टेक्सटाइल के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे रिसीव हो रही होती हैं, यानी इनलेट वाटर के अंदर रिसीव हो रही होती हैं। और उस वाटर को ट्रीटमेंट के बाद जब हम डिस्चार्ज करेंगे, तो ये जो थर्ड कॉलम के अंदर हमारे पास लिमिट्स मौजूद हैं, जिसमें ये फॉर एग्जांपल अगर सीओडी है तो 150, अच्छा 150 आगे इसका यूनिट भी मेंशन है, मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वो लिमिट्स हैं थर्ड कॉलम के अंदर जो लीगल हमारी रिक्वायरमेंट है, लीगल लॉ, सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड, सिंध की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये स्टैंडर्ड पूरा सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अच्छा, अगर नॉर्मली हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ही जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स अचीव हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि दुनिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज वर्ल्ड, खासतौर पर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करूँ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स इस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि सीओडी यहाँ पर जो है वो 150 मिलीग्राम पर लीटर हमारा लोकल लॉ कहता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमसे कहते हैं कि आप 30 मिलीग्राम पर लीटर का पानी डिस्चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट था जो मैंने आपसे यहाँ शेयर किया, मेरे जहन में आ गया था। तो ये बताने का मकसद था, कंपैरिजन था कि कितना हमारे पास पॉल्यूशन लोड ईटीपी पे नॉर्मली आ रहा होता है, जो सेकंड कॉलम में दिया है आपको, और हमारे पास लीगली हम क्या बाउंड है आगे भेजने के। नेक्स्ट, ये अच्छा, ये जो वाटर आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कंपैरिजन है ना, तीन कंपैरिजन है बेसिकली। पहला जो इसमें फ्लास्क है, ये वो पानी है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे नॉर्मली रिसीव होता है। इसमें सेकंड में जो सिलेंडर में जो पानी है, यहाँ थोड़ा सा जो है ये ग्रेश या ब्राउनिश टाइप का पानी है। ये वो पानी है जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद हमें जो है वो मिलता है। ऑल्दो इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन ये पानी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये पानी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं। और इसके बाद जो थर्ड फ्लास्क है, ये वो फ्लास्क है जिसमें आरओ के बाद जो हमें पानी रिसीव हो रहा है। जो ब्लैक वाला में जो है वो रिसीव हो रहा है, सिलेंडर ब्राउनिश वाटर जो है ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक का है, और फ्लास्क जो है हमारा वो था। अच्छा, ये जो स्लाइड है हमारे पास, ये बेसिकली जो भी हमने अभी तक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा, ये उसका एक ओवरव्यू है। कि सबसे पहले हम देखें तो वेट प्रोसेसिंग से हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो वहां से वेस्ट वाटर जनरेट होता है। वो वेस्ट वाटर जो है वो आता है एक कलेक्शन पिट के अंदर। उस कलेक्शन पिट से स्क्रीनिंग होती है, यानी बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वो पानी जाता है इक्वलाइजेशन में, जहाँ पे पानी इक्वलाइजेशन के अंदर, जैसा अपना राहिल भाई ने पहले बता दिया था कि मुख्तलिफ तरह के पानी हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस से, मुख्तलिफ मशीनरी से पानी आते हैं, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। तो वो सारे एक टैंक में आके मिलते हैं ना, तो पानी की करैक्टरिस्टिक्स एक हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से इसको इक्वलाइजेशन टैंक भी कहा जाता है। और इसी टैंक में एक और प्रोसेस भी हो रहा था न्यूट्रलाइजेशन का। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो पानी की पीएच जो है वो बहुत हद तक अल्कलाइन होती है, 10 भी होती है, 11 भी होती है। तो अब हमने बताया था कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ये
हाई पीएच का पानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में चला जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल किल। तो इस वजह से न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर अल्कलाइन पीएच है तो एसिड डाल के उसको न्यूट्रल करते हैं, अगर एसिडिक पीएच है तो बेस डाल के, कोई अल्कली डाल के उसको पानी को न्यूट्रल करते हैं। फिर अल्कलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन टैंक के बाद वो जाता है कोगुलेशन टैंक में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर फ्लॉक्स बनते हैं फ्लोकुलेशन टैंक में। फिर उसके बाद हमारे पास सेडिमेंटेशन होती है, जो कि नीचे बॉटम भी सेडिमेंट हो सकता है, या हमारे पास डेफ प्रोसेस जो कि फाइन बबल से ऊपर आ जाता है जिसके स्लज। फिर वो केमिकल ट्रीटमेंट से स्लज रिमूव होने के बाद हमारे पास जो है वो एरेशन टैंक में चला जाता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल जो है वो डिग्रेडेशन हो रही होती है। उसके बाद जो है वो सेडिमेंटेशन में जाता है, जहाँ से अगेन स्लज रिमूव होता है और साफ पानी आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है, उसके बाद आरओ फिल्ट्रेशन में जाता है और फिर रीयूज हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाइट लाइंस को जरा गौर करें। हमारे पास नॉर्मली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दो जगह से स्लज निकलता है। एक तो जहाँ पे केमिकल कोगुलेशन फ्लोकुलेशन होती है और उसके वहां इससे स्लज निकलता है, तो वहां हमने मेंशन किया हुआ है केमिकल स्लज। सेकेंड लाइन जो है वो सेडिमेंटेशन, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो बायोलॉजिकल सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, वहां से जो स्लज रिमूव होता है ये होता है बायोलॉजिकल स्लज। ये दोनों स्लज नॉर्मली जो है वो एक ही पाइप पंपिंग के जरिए जो है वो एक स्लज ट्रीटमेंट के अंदर जो है ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहे होते हैं। इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सिंपल ये एटीपी पे एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें स्लज के अंदर से इटसेल्फ जो मॉइस्चर होता है उसको बहुत हद तक रिमूव किया जाता है ताकि स्लज का वेट कम हो सके। फिर इस स्लज को जो है वो आप ये क्योंकि हैजार्डियस नेचर का होता है तो आइदर यू कैन यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंसिनरेशन और डायरेक्टली इंसिनरेटेड। और हाँ, इसके अलावा इसके मुख्तलिफ चीज़ें ब्रिक्स वगैरह भी इसके जो है वो बनाए जाते हैं। और ये इसका जो है वो छोटा सा प्रोसेस था। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये फैसल इलियास की माइक खुली हुई है, बंद करें काइंडली फैसल इलियास। सर आप फैसल साहब की माइक ऑफ कर देंगे, आई थिंक प्रॉब्लम हो रही होगी। फैसल इलियास चलिए चलें कंटिन्यू करें सर। ओके, यहाँ पे हमने जो जी अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के, जिसमें हमने बेसिक से हमें जरूरत पड़ती है जिनकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो इसमें पहला जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी जो है वो ईटीपी की एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। ऑल फ्लो रीडिंग्स ऑर्ली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे फ्लो के रिकॉर्ड। एक मिनट भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन यार। एटीपी का फुल फॉर्म यार बताओ थोड़ा, काफी चीजें हैं जो मतलब सर के ऊपर से गुजर रही हैं, मतलब किस तरह। नहीं, ये सवाल आप बाद में कर लीजिएगा, अपने पास नोट कर लें। लेट हिम फिनिश द प्रेजेंटेशन, बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, all queries will be cleared after the presentation. So I was talking about the some necessary documents जो हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, ETP बेसिकली होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। ये एनुअल फॉल्ट रिपोर्ट है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ईटीपी के अपने लैब रिजल्ट्स होते हैं जो कि ज्यादातर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे इन हाउस भी एक अपनी लेबोरेटरी जो है वो बनी होती है जिसमें बेसिक टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं। और स्लज जो बनता है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके डिस्पोजल और स्लज के लॉग की डिस्पोजल। इसके अलावा अगर एचएससी के हवाले से बात करें तो रिस्क असेसमेंट और इंसिडेंट लॉग वगैरह ये चीजें जो है इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। गुड सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारी जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो जहाँ तक जो अब तक हमने जो है वो पढ़ा है वो रिगार्डिंग ऑपरेशंस थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। भाई आपके बाकी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं करेंगे, सबके बेहाफ पे आप ही करेंगे। सर ये एक्चुअली मैंने सिर्फ फवाद साहब की सिर्फ 2 स्लाइड्स मैंने टेक ओवर की थी और बाकी मेरी अपनी स्लाइड्स चल रही हैं। अभी बाकी 2 मेंबर्स भी हैं, उनकी भी अपनी स्लाइड्स हैं। अच्छा, तो ये तो लगता है रात 11 बज जाएंगे जिस तरह आप लोग चल रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, इंशाल्लाह जल्दी खत्म करेंगे।
तो सर पर्पस हेल्थ एंड सेफ्टी वेरी क्लियर है कि जो भी ईटीपी के ऑपरेशंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई इंजरी इलनेस से जो है वो उनके रिस्क को रिड्यूस किया जाए, वहाँ के ऑपरेटर्स के लिए भी, विजिटर्स के लिए भी, और कोई और ऑडिटर्स वगैरह उनके लिए भी। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाती है? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के जो यहाँ पर स्टेप्स अवेलेबल हैं, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करें, उनके रिस्क फैक्टर को जो है वो हम एवेलुएट करते हैं, और उसके बाद जो है वो रिस्क कंट्रोल हायरार्की को अप्लाई करते हुए उसको जो है मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल हैजर्ड से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे फिजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास? पहला हमारे पास है स्लिप एंड ट्रिप, जिसमें हमारे पास जिसकी वजह हो सकती है या रीजंस हो सकते हैं कि पोर लाइटिंग, क्योंकि स्लिप एंड ट्रिप के चांसेस ईटीपी पे ज़्यादा होते हैं। बहुत एक जो उसका नक्शा होता है उसमें आराम से एक्सेस आने जाने के थोड़े से वजह से क्रिटिकल होते हैं, पाइपिंग और मोटर्स वगैरह ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो लाइटिंग अगर पुअर हो, वहाँ पे रेलिंग की केबल्स ना हो, फ्लोर कवर सूटेबल तरीके से ना हो, डैमेज फ्लोर हो, सरफेसेस हो, फ्लोर कॉन्टेमिनेटेड हो, उस पर कोई केमिकल वगैरह हो, या हाउसकीपिंग पुअर हो। इसके कंट्रोल क्या हो सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक लाइटिंग प्रॉपर हो, जो जितने भी लक्स रिक्वायरमेंट हैं, जो कि एक आम आंख अच्छी तरीके से देख सके, वहाँ से अवेयर हो सके क्या क्या मौजूद है, कि रास्ता कहाँ जा रहा है। फ्लोर अगर वेट रहता है कोई, तो उसके ऊपर जो है वो वार्निंग साइंस हो, स्टाफ को इस हवाले से तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग हो, फ्लोर की जो है वो रूटीनली मेंटेनेंस हो रही हो, और कोई ओपन पिट्स या कवर्स वगैरह हैं तो उनको क्लोज किया जाए, क्लोज रखा जाए हर वक्त। फिजिकल के अंदर सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड यहाँ पे रॉ में लिखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स जो हमारे भाई ने जो पहले प्रेजेंटेशन दी थी वो अच्छी तरीके से पहले उन्होंने डिफाइन कर दिए थे क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही हमने चीज़ें थोड़ी बताने की कोशिश की हैं कि अगर जो हमारे पास पानी के करीब कोई आउटलेट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वायरिंग हमारे पास पुअर है, या कोई वेट हैंड्स के थ्रू अगर गीले हाथों से कोई ऑपरेटर वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या कहते हैं ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, आप केमिकल मिक्सिंग लेबोरेटरी वगैरह में हाथ गीले रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी बहुत हैं कि उनको भी जो है वो बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ वगैरह करना होता है, देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। तो ये रिस्क यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, दोनों हाथ गीले होने का भी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज़ करने का भी। तो इसके लिए एक अर्थिंग होनी चाहिए तमाम इक्विपमेंट्स की, और कट ऑफ लगा होना चाहिए मेन एरियाज पर। इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि कोई टच ना करे वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल उसको इक्विपमेंट्स को। रबर मैट्स वगैरह होने चाहिए, और यहाँ पे ये ट्रेंड स्टाफ को इस हवाले से जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और फर्स्ट एड के हवाले से स्पेशली ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोडक्शन हो जाए किसी ऑपरेटर को, तो उसके आसपास के लोग उसको किस तरह जो है वो इमीडिएट उसकी जान बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। फायर हैजर्ड्स हैं। स्मोकिंग मटेरियल एक कॉमन हैजर्ड ईटीपी पे होता है, क्योंकि इतना वास्ट जगह होती है, बड़े टैंक्स होते हैं कि वहाँ पे मॉनिटरिंग हर जगह की बड़ी मुश्किल होती है। तो नॉर्मली कुछ लोग डेलिबरेटली जो है वो वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से भी फायर हो सकती है, मशीनरी की ओवर हीटिंग है, इक्विपमेंट से स्पार्क निकलता है क्योंकि ब्लोअर्स वगैरह वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। नेट फ्लेम भी वहाँ पर जो है वो यूज़ हो सकता है, लेबोरेटरी वगैरह के अंदर वहाँ पे जो है वो टेस्टिंग वगैरह के अंदर नेट फ्लेम भी यूज़ हो सकता है। और हॉट वर्क प्रोसेस जो कि ईटीपी वगैरह पे नॉर्मली हो रहे होते हैं, वेल्डिंग, कटिंग, हैमरिंग वगैरह के। इसके कंट्रोल भी में भी यही चीज़ें हैं कि स्मोकिंग पॉलिसी डिफाइंड हो, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की चेकिंग मेंटेनेंस होनी चाहिए। जो जितने भी हॉट वर्क वहाँ पर हों वो विदाउट परमिट टू वर्क ना हो, और परमिट जो है वो की साइनिंग अथॉरिटी भी डिफाइन होनी चाहिए। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, और फर्स्ट एड स्टाफ की भी ट्रेनिंग जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड सर। फॉल। अच्छा, फॉल का जो हैजर्ड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईटीपी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उसके ऊपर टैंक्स होते हैं, ऊपर नीचे, मतलब काफ़ी मुख्तलिफ हाइट्स की एरिया वहाँ पे जो है वो एरियाज होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, और सीढ़ियाँ भी बहुत होती हैं। तो सीढ़ियों उन जगहों से जो है गिरने का खतरा भी होता है। तो जो क्या कहते हैं लेडर्स भी प्रॉपर होनी चाहिए, उनके स्टेप्स, उनके पास साइड रेलिंग होनी चाहिए। जो वर्कर्स हाइट पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी हार्नेस उनके पास एक लाजमी चीज़ है जो होनी चाहिए।
और अवेयरनेस होनी चाहिए फॉल हैजर्ड की वहाँ पर उसके, और इसी हवाले से ट्रेनिंग वगैरह भी होनी चाहिए वर्कर्स की कि अगर कोई गिर जाता है तो डेफिनेटली अगर उस कोई फॉल होता है तो उसके बोन्स वगैरह के डैमेज होने का चांसेस है, तो उस सूरत में क्या किस किस्म की फर्स्ट एड जो है वो देनी चाहिए। मूविंग पार्ट्स होते हैं, मोटर्स वहाँ पे ईटीपी पे काफ़ी लगी हुई होती हैं, स्क्रैपर्स मूव हो रहे होते हैं, जैसे राहिल भाई ने अपनी प्रेजेंटेशन में डेफ का जिक्र किया था तो उसमें भी स्क्रैपर मूव कर रहा होता है। तो वो मूविंग पार्ट्स और रोलिंग पार्ट्स से जो है वो बैरिकेशन होनी चाहिए, गार्डिंग उनकी जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ होनी चाहिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह से नॉइस, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो ब्लोअर का जो ब्लोअर रूम जो होता है वहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरह जब उनके मेन पंप्स वगैरह चलते हैं, डिपेंड करते हैं कितने हैवी पंप्स हैं, तो उसके वहाँ से भी जो है वो एक बहुत नॉइस ज़्यादा जनरेट होती है जो कि लिमिट से ज़्यादा होती है। तो इसके लिए उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन, उनकी ज़्यादा जहाँ तक मुमकिन हो आइसोलेशन और पीपीज वगैरह उनको जो है देने चाहिए। यहाँ से मैं अपनी प्रेजेंटेशन हैंड ओवर करूंगा अमजद हुसैन साहब को कि वो इसको आगे से कंटिन्यू लेके करके चलें। वालेकुम सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके पास 8 मिनट है अपना सेक्शन खत्म करने के लिए। सर इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फुरकान भाई ने पहले डिस्कस किया फिजिकल हैजर्ड्स, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल हैजर्ड्स, क्योंकि ईटीपी के ऊपर केमिकल का भी यूजेज होता है, तो उसके कुछ हैजर्ड हमने आइडेंटिफाई किए, उनकी सोर्सेज भी, उनके कंट्रोल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन की सोर्सेज क्या हो सकती हैं? जो वेस्ट वाटर पे केमिकल यूज हो रहे हैं, जो एसिड्स यूज हो रहे हैं, जो एल्कलाइन यूज हो रहा है, या कोई हजार्डस गैस है, वो भी इनहेल की जा सकती है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक्सीडेंट या इंसिडेंट अपेयर हो सकते हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए सबसे पहले है कि डिस्प्ले एमएसडीएस होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, ताकि जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को समझ सके। रिस्पायरेटर्स यूज कर सके ताकि जो एयर है वो फिल्टर होके इनहेल कर सके। क्लोज ऑटोमेटिक केमिकल डोजिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि मैनुअल हैंडलिंग को कम से कम किया जा सके। अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूमिगेट यूज करें, और ट्रेंड स्टाफ फर्स्ट एड के लिए होना जरूरी है। इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंजर्ड या इंजरी को रिकवर करने के लिए क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्किन एब्जॉर्प्शन के ऊपर। मोस्ट कॉमन यहाँ पे एक डिजीज केमिकल, अगर वर्कर अगर उस केमिकल से स्किन के थ्रू एक्सपोज हो जाता है तो एक डिजीज है जिसको डर्मेटोसिस कहते हैं। ये मैंने देखा भी हुआ है वर्कर्स के हाथ पे। ये स्किन को केमिकल डैमेज कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन बहुत हद दर्जे तक फैल भी सकता है और कवर भी हो जाता है। पर कोशिश यही है ऑब्वियसली कि हमें उसके ऊपर कंट्रोल लगाने ताकि ये इंक्रीज ना हो सके। तो इसका कंट्रोल यही है कि डिस्प्ले एमएसडीएस का होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। एमएसडीएस के अंदर जो पीपीज रिकमेंडेड है उनको यूज करें। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि केमिकल को कैसे हैंडल करना है। अगर इन केस वर्कर एक्सपोज हो जाता है, बॉडी या आंख में उसके केमिकल चला जाए, तो बॉडी वॉशर या आई वॉशर भी होने चाहिए ताकि उसको फौरी ट्रीटमेंट मिल सके। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ ट्रेंड स्टाफ फर्स्ट एड का भी होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फायर। अच्छा, कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लेमेबल भी होते हैं, अगर उनकी कंपेटेबिलिटी के लिहाज से उनको स्टोर ना किया जाए, और इन केस स्टिल जो है फॉर एग्जांपल कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई फ्लेमेबल केमिकल है, वो मिक्स हो गए, तो इस केस में कोई धमाका या केमिकल भी फायर भी निकल सकती है। तो इसके कंट्रोल हमने वही लगाए कि डिस्प्ले ऑफ एमएसडीएस इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। केमिकल्स को जब भी स्टोर करें तो उसकी कंपेटेबिलिटी के लिहाज से स्टोर करें, सेग्रीगेशन करें, लिक्विड को लिक्विड के साथ रखें, केमिकल को केमिकल के साथ रखें, फ्लेमेबल को बिल्कुल सेपरेट रखें, उनकी लेबलिंग भी होनी चाहिए। और हर कंटेनर के ऊपर उसका जो मैन्युफैक्चर का लेबल है वो होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडिकेशन कर रहा होता है कि हर चीज़ इसकी अकॉर्डिंग टू जो रिकमेंड की गई है एमएसडीएस में उसके तहत उसको स्टोर किया जाए। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन, और उसके साथ साथ फर्स्ट एड ट्रेंड स्टाफ भी होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास टॉक्सिक गैसेस। इसका एक हमने इंसिडेंट भी यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोग से शेयर करना है, वो आगे तहसीन भाई शेयर करेंगे कि यहाँ पे H2S गैसेस जैसे टैंक होते हैं, टैंक की क्लीनिंग होती है। रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट भी सुना था जो SM डेनिम के अंदर हुआ था कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो टैंक के अंदर गए सफाई करने के लिए, वापस नहीं आ सके। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। इसके आगे वाली स्लाइड में इंशाल्लाह उसमें एक्सीडेंट के जो हमने डिस्कशन की है उसमें इसको कवर करेंगे। तो इसके कंट्रोल्स ये हैं कि कोई भी टैंक में जाने से पहले प्रॉपर उसको वेंटिलेट किया जाए, कि डक्टिंग के थ्रू उसमें फ्रेश एयर दे के उसको बाहर निकाला जाए, ताकि हमारे पास जो हजार्डस गैसेज है वो मिनिमम लिमिट में हो।
जैसे हमने एक एग्जांपल दी है कि ओशा कहता है कि H2S की जो लिमिट है वो 10 ppm होनी चाहिए 15 मिनट के लिए। अगर कोई वर्कर 15 मिनट के लिए वहाँ पे एक्सपोज हो रहा है तो उसकी लिमिट 10 ppm होनी चाहिए। वहाँ पर अगर कोई ऐसा कंफाइंड स्पेस का कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे स्टैंड बाय भी होने चाहिए कोई, जो कि उस पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा हो। प्रॉपर पर टू वर्मिट का सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी, कि अगर कोई कंफाइंड वर्क हो रहा है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और एज पर स्टैंडर्ड या लीगल रिक्वायरमेंट उसको काम पे किया जा सके। और फर्स्ट फर्स्ट एड का जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड वहाँ पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्टैंड बाय मैन है उसको पता हो कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कैसे हैंडल किया जा सकता है, उस बंदे को कैसे बचाना है। उसके बाद हमारे पास आया था केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल की जो सोर्स है वो बेसिकली इम्प्रॉपर हैंडलिंग ही होती है, कि कोई वर्कर है वो ट्रेंड नहीं है और वो उसको केमिकल हैंडल कर रहा है और वो गिर गया तो उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनहेलेशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, फायर हो सकती है। तो उसके कंट्रोल है कि जो भी केमिकल को हैंडल करेगा उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है MSDS के अकॉर्डिंग, कि इस केमिकल को कैसे हैंडल करना है। कोई भी अगर लिक्विड केमिकल है उसको सेकेंडरी कंटेनमेंट में रखना है, इन केस अगर वो स्पिल हो जाता है तो उसको फैलाने से बचा सके। स्पिल कंट्रोल किट होनी चाहिए इंक्लूडिंग पीपीज, और उसका डिस्पोजल जैसे MSDS में रिकमेंडेड है उसके थ्रू उसको डिस्पोज किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ MSDS। हमने जैसे हर हैजर्ड के कंट्रोल में MSDS को मेंशन किया है, तो बेसिकली देख लेते हैं कि MSDS को हर जगह क्यों मेंशन किया जा रहा है। MSDS एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जब भी आप उसकी परचेजिंग करते हैं किसी केमिकल की, तो आप सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका MSDS ये शेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली MSDS ही आपको आगे कम्युनिकेट कर रहा होता है कि इस स्पेसिफिक केमिकल्स के क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर स्पिल हो जाता है तो स्पिल को कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई बंदा फर्स्ट एड देना है तो फर्स्ट एड क्या क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और अगर फायर हो जाती है तो फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है। ये नहीं कि MSDS कह रही है कि अगर आग लग गई है तो आप उसके ऊपर पानी डालें, नहीं, वो अगर जो MSDS कह रही है उसी को ही हम यूज करें। उसके बाद ये है कि फर्दर अपडेट रहना चाहिए कि अगर इनकेस कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हो गए हैं, लिमिट रिवाइज हो गई है, तो अपनी MSDS को अपने पास अपडेटेड रखें। तो यही, अच्छा, ये हमने एक एग्जांपल दिया कि उर्दू लैंग्वेज में भी कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिनल MSDS से उर्दू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बेटा गोल आपके पास सेक्वेंस 2 मिनट प्रोग्रामिंग में रह गए अलग अलग खत्म करने सेगमेंट के लिए बनाए हैं। सेक्शन। तो मैं यहाँ से अब जो है वो तहसीन भाई का हैंड ओवर करता सॉरी हूँ। सर सर आगे की नेक्स्ट स्लाइड तहसीन साहब करेंगे। 2 मिनट आप और बोल सकते हैं, उसके बाद ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी पार्ट यही नेक्स्ट जी सर, ये स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूं। चलिए की कर दिए सर मैंने। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा सर, ये कुछ पीपीज हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे ईटीपी के ऊपर, जिसको इस्तेमाल करना और इनका वहाँ पे प्लेस होना वर्कर्स के लिए, जिसमें हमारे जो है ना ये मास्क हैं, हमारे शूज़ हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, और ये केमिकल सेफ्टी शूज़ हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो है वो एयर प्लग है, हमारा शॉवर है। इस इन सब पीपीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे ईटीपी प्लांट के ऊपर। वहाँ पे फ्लोर होता है, फ्लोर क्या की साउंड होती है, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके लिए वहाँ पर ये प्रॉपर मास्क का पहनना वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट फॉर केमिकल्स, वहाँ पे शावर का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वहाँ पर फौरन जो है ना वो शावरिंग की जा सके। इसी तरीके से ये सेफ्टी शूज़ हैं, दो डिफरेंट टाइप के सेफ्टी शूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक केमिकल के हवाले से है और एक नॉर्मल, जो वहाँ पर प्लांट पर काम करने के लिए वर्कर को ये शूज़ पहनने चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। टाइम 1 मिनट से भी कम है सर आपका। स्लाइड को नेक्स्ट कीजिए। जी सर नेक्स्ट कीजिएगा। ये कुछ हैजर्डियस साइंस है जो कि ईटीपी प्लांट के ऊपर होना जरूरी है। इन साइंस के जरिए जो है ना वो वर्कर को पता चलता है कि यहाँ पर किस हवाले से हैजर्डियस प्लेस है। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा।
ये तो हो ही नहीं सकती सर भाई। ये एक इंसिडेंट लॉग है। आउट हो रहा हूँ मैं, रुक जाइए आप यहाँ पे, मैं वीडियो सेव करके वापस आता हूँ, रुकिए आप यहाँ, ठीक है। ओके ओके।